हेलो, मैं रंजीत कुमार वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपके कमेंट्स और लाइक्स और प्रश्न मुझे प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्नों को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी इसमें रुचि ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, अपने समय का सदुपयोग भी कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे प्रकरण को लेकर के चर्चा करने वाले हैं जिस प्रकरण को हो सकता है कि हमने पहले भी पढ़ा हो और पहले पढ़ने के बाद हो सकता है भूल भी गए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पढ़े हुए प्रकरण से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न गलत भी हुआ हो। चीज़ें कैसे स्मरण रह पाएँ और कैसे उसे हम बेहतर कर पाएँ, ये जानते हैं आज की इस क्लास में। आज हम बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग की संख्या कितनी है, उपसर्गों का प्रयोग कैसे होता है, इसके नाम क्या हैं और कैसे हम इन उपसर्गों को आसानी से याद कर पाएँ, स्मरण रख पाएँ। क्योंकि परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, और ऐसे नकारात्मक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उन उपसर्गों का नाम याद होना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं आज की इस क्लास को। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप इस पर पिछले वीडियो की भांति अपना शेयर और अपना लाइक कमेंट्स बनाए रखिए। सबसे पहले हम इस शब्द की व्याख्या कर लेते हैं। उपसर्ग बनता कैसे है? उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक प्रश्न तो यही से निकल करके आया कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द में उपसर्ग लगाया गया है। इसके साथ साथ हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। तो जब भी इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो हम ये जानते हैं कि उप का तात्पर्य होता है समीप, और सर्ग का तात्पर्य होता है सृष्टि करना अथवा रचना करना। जब कोई उपसर्ग किसी शब्द के पास जाकर के, उसके समीप जाकर के किसी नए शब्द की रचना करता है तो उसे उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। व्याकरण में दो ऐसे तथ्य हैं, एक उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, जिनके मिलने से पूर्व निर्धारित शब्द और उसके अर्थ में पर्याप्त अंतर हो जाता है। कई बार अर्थ इतना बदल जाता है कि पूर्व शब्द के अर्थ से और पश्चात बनने वाले शब्द के अर्थ में कोई समानता नहीं होती। उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के पूर्व में किया जाता है। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि उपसर्ग हम किसी शब्द के पहले लगाते हैं। दूसरी बात ये कि एक शब्द में एक समय में क्या एक ही उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है, अथवा एक समय में एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम ये जान लें कि एक शब्द में एक समय में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द है व्याकरण। इस व्याकरण शब्द में जिन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है वो भी है ना, फिर यहाँ से धातु में है और फिर अंत में प्रत्यय। अब यहाँ पर वी और आंग दो उपसर्गों का प्रयोग स्त्री धातु में किया गया है, तब जाकर के आगे व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब ये वी धन आंग और धन उन्हीं से मिलकर के व्याकरण कैसे बन गया है, तो वी उपसर्ग है और इसके बाद आ है, दीर्घ आ। आंग में हम जानते हैं कि शेष अवस्था में है, इस आंग से केवल अवस्था है, इस अंगा पर लोप हो जाता है। सभी उपसर्गों में केवल यही एक ऐसा उपसर्ग है जिसमें किसी वर्ण का लोप होता है, बाकी जो जैसे होता है वैसे ही जुड़ जाता है। और वी और आंग से व्या कैसे बना, इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर ई की मात्रा है, अंत में व के अंत में ई की मात्रा है, और इधर आ है, और ई के बाद
नहीं, कोई अड़च में हम लोगों ने पढ़ा था कि ई ऊ ऋ ऋ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः या व रा ला रख दिया जाता है। तो ई के बाद आने वाला स्वर आ है, और ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर हम क्या करते हैं, या रख लेते हैं। अगर यहाँ पर ऊ होता तो फिर ऊ के स्थान पर वा रखा जाता। तो ई के स्थान पर क्या हो गया, या हो गया। इस वी में वा से इस बचा था, जब इस वी से हम इस ई को निकाल लेंगे तो यहाँ पर केवल वा बचेगा, व्यंजनांत वा बचेगा। ई के स्थान पर या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाद में स्वर है, असमान स्वर है, और ये स्वर दीर्घ है। इस स्वर को इसमें हम जोड़ देते हैं। इन दोनों उपसर्गों से ये स्वरूप बनेगा। वा में या हो जाएगा। व्यंजन के बाद अगर व्यंजन है तो पहला वाला व्यंजन आधा हो जाता है, और इस व्यंजन के बाद ये स्वर है तो ये स्वर इसी व्यंजन में जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से अब जाएगा फिर किर और आगे फिर इस प्रकार से शब्द की उत्पत्ति होगी। तो हमें जानते हैं कि जब भी कोई उपसर्ग किसी शब्द से अथवा उपसर्ग से ही मिलता है तो वहाँ पर संधि के नियमों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं उपसर्गों की संख्या कितनी है, कितने को स्वीकार किया गया है, और इसे हम कैसे याद रख पाएंगे। अब हम बात करते हैं उपसर्गों की संख्या पर। संख्या का प्रश्न विवादित रहा है कि उपसर्गों की संख्या कितनी स्वीकार की जाए। इस प्रश्न का सटीक उत्तर देने के लिए हमें प्रश्न की प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 स्वीकार की जाती है। उपसर्गों की संख्या 22। यही प्रश्न की प्रवृत्ति, अब संस्कृत का तात्पर्य नहीं कि संस्कृत का प्रश्न होगा तब हमें 22 लिखना है। हिंदी में भी अगर ये पूछता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है तो ऐसे स्थिति में हमें 22 लिखना है। अगर पूछता है हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, ऐसी स्थिति में हम 19 लिखते हैं। अब 19 के विकल्प का उत्तर देते समय हमें विकल्पों पर ध्यान देना होगा कि अब उसमें 22 और 19 अगर दोनों हैं तो ऐसी स्थिति में हमें प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान देना है कि उपसर्गों की संख्या पूछ रहा है अथवा हिंदी में उपसर्गों की संख्या पूछ रहा है। इसी के साथ एक और प्रश्न बनता है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या। अब 3 प्रश्न यहां पर हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम कई बार एक समझ लेते हैं। उपसर्गों की संख्या अगर पूछा जाए तो चाहे संस्कृत का प्रश्न हो चाहे हिंदी का प्रश्न हो, हमें 22 टिक करना है, 22 सही करना है, 22 होते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या जब भी पूछा जाए ऐसी स्थिति में हमें 19 करना चाहिए और 19 ही उसका उत्तर होता है। और अगर पूछा जाए हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है तब हम 13 लिखते हैं। कुछ पुस्तकों में 12 भी मिलता है। अब इसमें अंतर कैसे आया? उपसर्गों के कुल मिलाकर की संख्या जो हिंदी अथवा संस्कृत में प्रयोग होती है वो 22 है। उसमें कुछ संस्कृत के हैं और कुछ हिंदी के हैं। जब बात करते हैं हिंदी में प्रयोग होने वाले, जिनका अधिकांशतः हिंदी में प्रयोग होता है, ऐसे उपसर्गों की संख्या 19 है। और जब ये पूछा जाए हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है तब 13। हिंदी के उपसर्गों का तात्पर्य ऐसे उपसर्गों से जो केवल हिंदी के हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो वो फारसी के भी कुछ हैं, उर्दू के भी कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो जब हिंदी के पूछा जाए तो 13, हिंदी में पूछा जाए तो 19 और केवल उपसर्गों की संख्या पूछे तो हमें 22 करना है। यहाँ से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। अब हम जानेंगे कि 22 उपसर्गों के नाम कौन कौन से हैं,
उनका प्रयोग कैसे करना है और उसे याद करने का कोई तरीका, कोई ट्रिक्स, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, और ऐसी स्थिति में हमें शेष उपसर्गों का नाम पता रहना चाहिए। आज हम जानते हैं कैसे हम